नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादिपद्मं लोके जरारुक्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतिघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं सुखपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटबिलसच्चारोपिताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ संध्या। आप सभी का अष्टांग हृदय क्लास में स्वागत है। आज क्लास थोड़ा 5 मिनट देर से शुरू हुआ, इसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि ये निर्धारित नहीं किया गया था कि किस दिन ऑफ रहेगा क्लास। तो आज मैं ये निर्धारित कर देता हूँ कि किस किस दिन क्लास होना है। तो अपना ये अष्टांग हृदय क्लास सप्ताह में 5 दिन होने वाला है, लेकिन 1 अगस्त को क्लास आरंभ हुआ था। इस कारण से 2 दिन क्लास शुरू होकर क्लास बंद करने का हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि सैटरडे और संडे को बंद करें, लेकिन सैटरडे और संडे को आगे से बंद रहेगा, क्योंकि ये नया बैच स्टार्ट हुआ था। इस कारण से इस संडे को सैटरडे को बंद नहीं किया गया है, ठीक है। तो आगे से सभी साथी ध्यान देंगे, और सुधीर जी भी, आप भी ध्यान दीजिएगा कि सैटरडे और संडे को केवल ऑफ रखना है। बाकी 5 दिन जो है अपना क्लास रेगुलर रहेगा, किसी भी इस तरह के छुट्टी नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से अपना क्लास चलेगा, ताकि जो है हम भी अपना कार्य अपना बिना किसी रुकावट के करते रहें, और आप सभी भी अपना कार्य बिना किसी रुकावट के करते रहें। और जो 2 दिन की छुट्टी रहेगा तो इस दौरान आप अपना रिवीजन भी करते रहें। इसलिए हमने ये बनाया है कि सप्ताह में 5 दिन सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक रहेगा क्लास, और संडे को ऑफ रहेगा, ठीक है जी। तो चलिए भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। तो लगभग सभी साथी ज्वाइन हो चुके हैं, तो अब जो है क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कल का जो टॉपिक था, हमने आज ये अष्टांग हृदय बैच का ये 4था दिवस है। तो इसमें जो है हमने प्रथम दिवस आप सभी को जो है अष्टांग हृदय पढ़ने का सुनहरा अवसर, और इसके जो है हमने सिलेबस के बारे में प्रथम दिन हमने आपको बताया था, अपने उद्देश्य के बारे में, अपने सिलेबस के बारे में, सिलेबस किस प्रकार के होने वाली है इत्यादि सभी विषयों को सम्मिलित करते हुए हमने बताया था। और इस 6 महीने के कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। फिर मैंने आपको अष्टांग हृदय का परिचय देते हुए, महर्षि भागवत ऋषि का परिचय देते हुए, अष्टांग हृदय क्यों पढ़ना है सभी के लिए, चाहे आप चिकित्सक हों आपको क्यों पढ़ना है, चाहे आप क्या है कि आप रोगी हों तो क्यों पढ़ना है, यदि आप रोगी के फैमिली में से हैं तो आपको क्यों पढ़ना है, यदि आप आम आदमी विद्यार्थी हैं तो आपको क्यों पढ़ना है, तो अष्टांग हृदय सभी को क्यों पढ़ना है, यानी कि आयुर्वेद क्यों पढ़ना है सभी को। तो इसके बारे में चर्चा किया गया। और इसके बाद जो है हमने आप सभी को जो है आयुर्वेद का जो जहाँ से शुरू होता है आयुर्वेद, हमने वहाँ से शुरू कर दिया था। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, शरीर का आधार दोष है, धातु है और मल है, ये तीनों जो है शरीर का आधार है। फिर हमने जो है इस प्रकार से वात पित्त कफ के कार्य थोड़ा डिटेल से हमने चर्चा किया। और कल का जो हमने टॉपिक रखा था, वात का रुक्ष गुण के ड्राई गुण की चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने वात के गुण के बारे में बता दिया था कि कितने गुण हैं। हालांकि अष्टांग हृदय में 6 गुण महर्षि भागवत ऋषि ने 1 सूत्र में बताया है। इसके अलावा अगले 15वें सूत्र में बताया है, 2 गुण और बताया है। इस प्रकार से वात का 2 गुण और ऐड करते हुए हमने वात के 8 गुण इसमें शामिल किया है। पित्त के जो है 7 गुण बताए महर्षि भागवत ने, लेकिन एसिड और बीटर भी पित्त का ही गुण है।
तो इसको भी हमने शामिल किया है। इसके अलावा कफ के गुण जो है 7 हैं। इसके अलावा मृदु यानी कि सॉफ्ट और थिक, ब्लिकनेस और स्वीट, ये सभी कफ का ही गुण है। तो ये सारे गुणों को ऐड करते हुए इस प्रकार से कफ के जो है 10 गुण मानेंगे, मधुर को हम रस मान लेते हैं। तो इस प्रकार से अब जो है कल से जो है क्लास शुरू हुआ है बात का प्रथम गुण, और यहाँ पे जो है क्लास कल जो है स्टॉप हुआ था कि किस प्रकार से जब बात का गुण आपके अमाशय में बढ़ेगा और बात का रुक्ष गुण जब पक्वाशय में बढ़ेगा यानी कि छोटी आंत में, तो क्या होगा और ये किस प्रकार से काम करेगा। तो कल यहाँ तक टॉपिक था कि बात का रुक्ष गुण आपके शरीर में आपके धातुओं की साम्य अवस्था में रुकावट कैसे पैदा करता है, तो ये कैसे करेगा, तो यहाँ तक जान गए थे। और अपने जो क्या है कि बात का रुक्ष गुण बढ़ेगा तो रस धातु अच्छा नहीं बनेगा। तो हमने ये भी कल जान लिए थे कि हृदय रोग में है ना, जहाँ पे हृदय की कमजोरी है तो वहाँ पे पंचगव्य का यानी कि घी का सेवन, खास करके मेडिकेटेड अर्जुन घृत का सेवन क्यों करते हैं, इसके बारे में बताया गया। और हृदय और फेफड़े कैसे मजबूत करना है, तो ये सब समझ गए होंगे। रस धातु को अच्छा करके और रक्त धातु को अच्छा करके हृदय और फेफड़ा मजबूत कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। तो अब जो है यहाँ से पढ़िए, कोई भी साथी पढ़ सकते हैं, जिनका भी इच्छा है वो सभी पढ़ सकते हैं, जिनका अच्छी आवाज़ आए और शोरगुल नया तो सभी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल सुधीर जी हैं, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं हैंड रेज करके। तो यहाँ से पढ़िए। क्योंकि रक्त धातु शरीर को सन्निग्धता देता है। यहाँ से पढ़ें कोई भी साथी। पढ़ें कोई भी। सुधीर जी आप ही पढ़ें। क्योंकि रक्त धातु शरीर को स्निग्धता देता है और रक्त धातु शरीर को चलाता है। आपने आश्रय स्थान अपनी यकृत, लीवर और पिलिया स्प्लीन, आपने उपधातु जैसे महिलाओं में आर्तव यानी मासिक चक्र में रुकावट पैदा करेगा, यानी मासिक स्राव खुल के नहीं होगा और अपने रक्त का मल रंजक पित्त को पोषक नहीं दे पाएगा, तो रक्त बनाने में रुकावट पैदा करेगा। हाँ जी, तो रक्त धातु यहाँ पे ये समझना है कि कल हमने पढ़ा था रस धातु के, कि जब रस धातु सूख जाएगा यानी कि रस धातु का जब क्षय होगा तो हृदय और फेफड़ा, क्योंकि रस धातु का ही उपधातु। अब यहाँ पे जानने को ये मिल रहा है कि रक्त धातु शरीर को सन्निग्धता देता, क्योंकि रक्त संपूर्ण शरीर में है ना, और सभी धातु संपूर्ण शरीर में है ना। तो इस सन्निग्धता देने का काम करता है। रक्त धातु शरीर को चलाने का काम करता है और अपने आश्रय स्थान, सभी का आश्रय स्थान होता है। जैसे रक्त धातु कहाँ रहता है, यकृत और आयुर्वेद के अनुसार अपने आश्रय स्थान लीवर और स्प्लीन, यानी कि यकृत और प्लीहा। जो लीवर होता है वो राइट साइड होता है, स्प्लीन जो होता है, प्लीहा जो होता है लेफ्ट साइड होता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो लीवर है तो लीवर क्या है और स्प्लीन, ये दोनों जो है रक्त का आश्रय स्थान है। और रक्त का जो उपधातु है वो बताया गया है आर्तव, यानी कि महिलाओं में मासिक धर्म बताया गया है। रक्त धातु का उपधातु याद रखना है कि मासिक धर्म होता है, महिलाओं में मासिक धर्म बताया गया है। तो रक्त धातु खराब होगा तो क्या क्या खराब हो सकता है, तो यहाँ पे आयुर्वेद, यहाँ पे शरीर के 3 अंग बताया जा रहा है, लीवर है, स्प्लीन है और महिलाओं में आर्तव। ये तीनों में रुकावट पैदा होगा, तीनों के चक्र में रुकावट पैदा होगा। तो और इसके साथ में रक्त जो है, अपने रक्त का जो मल होता है रंजक पित्त बताया गया है, उसको पोषक नहीं दे पाएगा। तो इस पर रंजक पित्त कहाँ होता है, तो आपके स्प्लीन में होता है, तो रक्त बनने में रुकावट पैदा करेगा, यानी कि रक्त धातु अच्छा नहीं बनेगा और ज़्यादा नहीं बन पाएगा, यानी कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम आएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, आज के डेट में हीमोग्लोबिन तो सभी जानते हैं, हीमोग्लोबिन, लेकिन ये हीमोग्लोबिन क्या है, आयुर्वेद में क्या कहा गया हीमोग्लोबिन को, तो आयुर्वेद में हीमोग्लोबिन को रंजक पित्त लिखा है जी, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जो है दूसरे मंथ के जब ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताया जाएगा हिंदी प्लस अंग्रेजी में, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आप सभी का कि कौन से पित्त को, कौन से बात को मतलब इस एनाटॉमी में, एलोपैथी में
मतलब क्या बताया जा रहा है, तो रंजक पित्त क्या है जी, हीमोग्लोबिन है, ऐसा समझ लीजिए। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त क्या होता है, लाल होता है। और आयुर्वेद में क्या बताया गया, रंजक पित्त के वजह से ही खून क्या होता है, लाल होता है। तो रंजक पित्त को भी पोषण नहीं दे पाएगा, मासिक धर्म अच्छा नहीं हो पाएगा, और रक्त धातु के वजह से आश्रय स्थान लीवर और स्प्लीन भी कमजोर होगा। तो इतनी सारी बीमारियां रक्त धातु के, और भी आगे आने वाला है जो बताया जाएगा आगे। तो समझ गए, तो आगे यहाँ से पढ़िए। जब मांस धातु में वात बढ़ेगा तो क्या होगा? जब मांस धातु में वात का रुक्ष गुण बढ़ जाता है तो शरीर में मांस धातु की कमी हो जाएगी। तो ये छोटी सी चोट में हड्डी टूट जाएगी और मांस धातु का उपधातु यानी वसा की चिकनाई कम हो जाएगी। तो चलने पर संधियों में कट-कट की आवाज आएगी और मांस धातु का मल, कान का मैल भी सूख जाएगा। रुकिए, तो मांस धातु में बताया जा रहा है, देखिए एक एक धातु में एक एक गुण का क्षय बता रहे हैं, वृद्धि बता रहे हैं, यानी कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वात का केवल एक गुण है और शरीर के 7 धातु हैं। तो आपने रस धातु देख लिया, रक्त धातु देख लिया, अब मांस धातु में वात का रुक्ष गुण बढ़ेगा। इसी प्रकार से रस धातु में वात का लघु गुण बढ़ेगा, वात का क्या है, खर गुण बढ़ेगा, वात का शीत गुण बढ़ेगा, एक एक धातु में। इस प्रकार से देखेंगे तभी तो क्लियर होगा। तो अभी हम जान रहे हैं जब मांस धातु में वात का रुक्ष गुण, ड्राई गुण बढ़ेगा, रुक्षता बढ़ेगी मांस में, तो क्या होगा, मांस ही सूख जाएगा, यानी कि शरीर का वजन कम हो जाएगा। तो थोड़ी सी चोट लगने पे जब मांस कम रहेगा तो क्या होगा, हड्डियों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मांस हड्डियों को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, मांस कर रहा है, लेपन करने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से आपने किसी बिल्डिंग को बनते हुए देखा होगा, इसमें सरिया डलता है, लेकिन उस सरिया को केवल घर बनाना चाहें तो नहीं बन सकता है। क्या करते हैं कि सीमेंट और रेत आदि मिला करके क्या करते हैं, लेप करते हैं, मतलब इसके ऊपर चढ़ाया जाता है ना। तो यही है, मांस धातु अस्थि धातु को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि किसी भी प्रकार के डैमेज होने से बचाता है, मजबूती प्रदान करता है, लेपन करने का काम करता है। और मांस धातु का उपधातु वसा है, चिकनाई है। मांस जितना शरीर पे रहेगा उतना ही शरीर पे चिकनाई बना रहेगा। और यदि कम हो जाता है ये मांस, कैसे कम होगा, तो रुक्ष गुण बढ़ जाएगा, मांस में रुक्ष गुण बढ़ जाएगा, रुक्ष गुण ही है, इसके बाद लघु गुण बढ़ जाएगा। तो चलने पे संधियों में कट-कट की आवाज आएगी। और मांस धातु का मल, देखिए हर एक धातु का आश्रय स्थान, समझ रहे हैं, हर एक धातु का आश्रय स्थान है, हर एक धातु का जो है उपधातु है, और हर एक धातु का मल है। ठीक है, ये हमेशा क्लियर करके रखना है। जैसे आपने देखा रक्त धातु का, तो रक्त धातु का क्या है, आश्रय स्थान लीवर है, स्प्लीन है। उपधातु क्या है, आर्तव है। और इसी प्रकार से मल भी है, रंजक पित्त है। तो इस प्रकार से हर एक धातु का 3 चीज निकालना है, आपको समझना है कि रस धातु का क्या है जी, है ना, आश्रय स्थान कहाँ है ना, और रस धातु का उपधातु क्या है, रस धातु का मल क्या है। तो आगे और भी क्लियर होगा धातु में, चैप्टर में, यहाँ पे जो भी छूट जा रहा है सिलेबस में। तो जब धातु मांस धातु में वात का रुक्ष गुण बढ़ेगा तो मांस धातु की कमी होगी। इस प्रकार से हड्डियां टूट सकती है, कट-कट की आवाज़ आएगी, उपधातु चिकनाई कम हो जाएगा, संधियों में कट-कट की आवाज़ आएगी। और मांस धातु का मल कान का मैल है, जिसे कान में से निकलता है ना, जिसे खास करके जब आप स्नान करेंगे इसके बाद निकालेंगे तो ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि वो गीला भी हो जाता है। और क्या है कि ये मल, कान का मल जो है, ये मांस धातु का, ये कहाँ से बनता है, इतना कहाँ से बनता है, तो ये मांस धातु का ही मल है। जो कान का मैल है वो मांस धातु का मल है। तो ये जो है सूख जाएगा तो कान की भी समस्या हो सकता है जी। ठीक है, तो अब आगे बढ़िए। जब मेद धातु में वात बढ़ेगा तो क्या होगा? जब मेद धातु में वात का रुक्ष गुण बढ़ जाता है तो पूरे शरीर में शुष्की, रूखापन या सूखापन बढ़ जाएगी, जिसे पूरे शरीर में दर्द रहेगी, क्योंकि मेद पूरे शरीर में चिकनाई देती है। ठीक है जी, तो मेद धातु समझते हैं। रस, शरीर में 7 धातु कहा गया है। पहला है रस, ठीक है, दूसरा है रक्त, तीसरा है मांस, मेद। तो मांस और मेद में क्या अंतर है? हालांकि आगे के चैप्टर में है जब धातु में पढ़ाई जाएगी, लेकिन फिर भी क्लियर होनी चाहिए। मांस और मेद में यही अंतर है। मांस आपका ये जो है शरीर के ऊपर, माने अस्थियों के ऊपर जो है, और मेद धातु शरीर की चिकनाई है,
ठीक है। मेद धातु क्या है, शरीर की चिकनाई को ही मेद धातु कहा गया। मेद अलग है, मांस अलग है, मेद अलग है। तो मांस आपका ये मसल्स है और मेद जो है एक प्रकार से कह लीजिए कि वो चिकनाई है शरीर की। तो जब ये बात का रुक्ष गुण मेद धातु में बढ़ जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है मेद धातु होता है ना, क्योंकि 7 धातु हैं। कितने धातु हैं जी, 7 धातु। देखिए रस, रक्त, मांस, ठीक है, और चौथा धातु क्या है, मेद, और अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु में बीच में कौन है, मेद धातु क्या है, सबसे बीच में है कि नहीं है। तो मेद धातु को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। सभी रोगों में सबसे ज़्यादा डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, ओबेसिटी है, ऐसे केस में सबसे ज़्यादा क्या बिगड़ता है, मेद धातु बिगड़ा रहता है। तो मेद धातु को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने तराजू देखा, बैलेंस देखा, तो इसके बीच में ही होता है जो इंडिकेट करता है कि हाँ बैलेंस है ना। तो इस प्रकार से समझिए मेद धातु एक कांटा है, जो क्या है कि अगर ये गड़बड़ हो गया है ना, तो दोनों साइड की पलड़ा जो है अनबैलेंस हो जाएगा। तो मेद धातु बैलेंस करता है दोनों प्रकार, दोनों तरफ की धातुओं को। इधर है रस, रक्त, मांस, और इधर है अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो 3 धातु इस साइड है, 3 धातु इस साइड है, और बीच में है जो सबसे महत्वपूर्ण धातु है वो है मेद धातु। और आज की जो सबसे बड़ी जो समस्या है, मेद धातु विकृति की वजह सबसे समस्या है। मेद धातु ही सबसे ज़्यादा विकृत हो रहा है लोगों का। शुगर क्यों हो रहा है, मेद धातु विकृत है। बीपी क्यों हो रहा है, मेद धातु विकृत है। अर्थराइटिस क्यों हो रहा है, मेद धातु विकृत है। लोगों के जो है वजन क्यों बढ़ रहा है, ओबेसिटी क्यों है, मेद धातु विकृत है। ओजहीन, तेजहीन और बुद्धि नष्ट क्यों हो रहा है, मेद धातु विकृत है। चिंता, क्रोध, तनाव आदि क्यों हो रहा है, मेद धातु विकृत है। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसके कारण जो मेद धातु विकृत होने के कारण हो रहा है। तो मेद धातु कैसे अच्छा करें, ये सब सिलेबस में है, तो फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। मेद यानी कि शरीर के शुद्ध चिकनाई। तो शुद्ध चिकनाई शरीर में कहाँ से आएगा, शुद्ध स्नेह का सेवन करने से। चाहे मेडिकेटेड घी हो, मेडिकेटेड ऑयल हो, साधारण घी हो, साधारण तेल हो, इस प्रकार से क्या है मेद धातु को अच्छा कर सकते हैं। बाकी जब इससे पहले के धातु अच्छा रहेगा, यानी कि रस, रक्त, मांस, है ना, तो मेद धातु भी अच्छा होगा। तो यहाँ से मतलब जब मेद धातु जो है पहला जो गुण था हमारा ये शरीर बात का रुक्ष गुण, तो अभी तक आप लोगों ने जाना कि मेद धातु में बात का रुक्ष गुण बढ़ जाएगा तो खुश्की पैदा होगा। और क्योंकि मेद धातु संपूर्ण शरीर की चिकनाई होती है, इस कारण से संपूर्ण शरीर में दर्द होगा। संपूर्ण शरीर में दर्द तभी होता है जब बात का रुक्ष गुण, शीत गुण आपके मेद में, अस्थि धातु में बढ़ जाएगा, तो संपूर्ण शरीर में दर्द होगा। तो अब आगे पढ़िए, शरीर में मेद, मांस और मेद, यहाँ से पढ़िए। शरीर में मांस और मेद धातु की कमी होने से शरीर खोखला हो जाता है। थोड़ी सी चोट लगने पर भी हड्डियां टूट या क्रैक, दरार हो सकती है। मेद धातु अपने उपधातु यानी पसीने में रुकावट पैदा करता है और मेद धातु का मल जीभ, दांत, कांख एवं लिंग आदि में उत्पन्न होने वाला मल सही से नहीं बन पाता है। हाँ जी, तो ये है यहाँ पे ये बताया जा रहा है बात का रुक्ष गुण। जब आपके मांस में, मेद में अगर क्या शरीर में अगर मांस और मेद धातु की कमी हो जाएगा तो फिर क्या होगा, शरीर खोखला हो जाएगा, चोट लगने पे हड्डियाँ टूट सकती है। और मेद धातु का जो उप धातु है वो पसीना है जी। हर एक धातु का आगे क्लियर है सिलेबस में, तो फिर भी यहाँ पे आ रहा है कि मेद धातु का उप धातु क्या है जी, पसीना है, आपका स्वेट है यानी कि पसीना। तो इसमें रुकावट पैदा होगा। जब मेद धातु विकृत होगा तो बहुत ज़्यादा पसीना आएगा या फिर बिल्कुल पसीना नहीं आएगा। ठीक है, तो मेद धातु क्या होगा कि विकृत कर देता है पसीना को। तो जिसका ज़्यादा पसीना आ रहा है, देखिए क्लियर यहाँ से बहुत सारे इलाज क्लियर हो रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी को पसीना आ रहा है ना। एक हमारे पास रोगी आया, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगता था, बहुत ज़्यादा पसीना भी आता था, थोड़ी सी भी चलने में वो मतलब कहीं भी जाता था तो दिन में ही मतलब सुबह निकलता था। फिर हमने इलाज किया, 15 दिन 20 दिन, ये महीना भर हुआ, दोबारा आया। अब जो 3-4 महीना हो गया फिर भी आता है हमारे पास कि हमको अच्छा लगता है दवाई लेना, है ना, हम आयुर्वेद की दवाई हमको लेना अच्छा लगता है ना। तो जो समझदार होते हैं, जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक हैं वैसे जो समझदार होते हैं, जो आयुर्वेद को समझते हैं, अपने ज़िंदगी को समझते हैं, तो वो जो है इस पद्धति को अपनाते हैं, है ना। क्योंकि आयुर्वेद समग्र जीवन का विज्ञान है। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको ज़रूरत तो पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो आप, है ना।
तो आपको अपने शरीर में खाने चलाने के लिए और अपने शरीर की रक्षा के लिए आयुर्वेद की आवश्यकता पड़ती है। तो उनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो मैंने उनका मेद धातु के ऊपर काम किया। इनका कुछ वजन भी था बढ़ा हुआ, तो क्या है कि इस प्रकार से बहुत अच्छा रिजल्ट, जैसे क्या है कि वो फिर इसके बाद वो आ करके बहुत सारा ट्रीटमेंट लिए और इनका जो है फीडबैक हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डला हुआ है कि किस प्रकार से 40 दिन में 3 से 4 केजी वजन हुआ कम, नेचुरली, मतलब कोई ज़्यादा विशेष दवाई ना दिए, डाइट आदि भी बताया गया। और इस प्रकार पसीना, जो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता था, बहुत ज़्यादा थकावट होती थी, ये सब ठीक हुआ। तो इस प्रकार से है कि मेद धातु का उपधातु पसीना है, पसीना में रुकावट पैदा होगा। अब मेद धातु का मल भी तो है, तो वो क्या है, तो ये जीव, जैसे कोई भी रोगी आते हैं तो आपने जीव देखा होगा, जीव उसको देखते होंगे, बहुत सारे डॉक्टर वैद्य कहते हैं कि जीव दिखाओ अपना। तो जीव से क्या पता चलता है, उसके मेद धातु की विकृति पता चलता है ना, बहुत सारी चीज़ें पता चलता है, हर एक चीज़ पता चलता है वो। तो मेद धातु का जो मल है, जीव है, दांत और काख और लिंग आदि में उत्पन्न होने वाला मैल। देखिए दांत के ऊपर भी देखते होंगे, दांत के जो मसूड़े आदि में, या फिर यहाँ पे एक प्रकार से देखिए मल है ना तैयार हो जाता है, जो आप सुबह ब्रश आदि करके या फिर नीम आदि के तिनके से निकाला जाता है। इसी प्रकार से काख यानी कि जो बाजू, इसके नीचे यहाँ पे भी एक मल इकट्ठा हो जाता है। फिर इसी प्रकार से पुरुषों में लिंग आदि में उत्पन्न होने वाला मैल है ना, वहाँ ये सभी जो है मेद धातु का उपधातु है। तो देखिए अब सीधा समझ लीजिए कि जिसको ये सब समस्या हो रहा है, जैसे जिसका जीभ पे बहुत ज़्यादा वो हो रही है, जो टंग क्लीन करते हैं ना सुबह सुबह ब्रश आदि के बाद, तो यदि वहाँ पे ज़्यादा विकृत है, या दांत या काख, या जिसका मुख से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, मेद धातु विकृत है ना। इसी प्रकार से ये सब है कि मेद धातु का मल भी विकृत हो जाता है। तो आगे बढ़िए, जब अस्थि धातु जब अस्थि धातु में वात का रुक्ष गुण बढ़ जाता है तो हड्डियों में दर्द, कमजोरी, हड्डियों में कट कट कर आवाज आने, ये सब हो जाएगा। अस्थि का मल नाखून रूखे सूखे फटे हुए और घिसते चले जाएंगे और दांत कमजोर हो जाएगा। दांत अस्थि धातु का उपधातु है। अस्थि अपने उपधातु और मल को पोषित नहीं कर पाएगी। हाँ जी, तो अस्थि धातु में बात का रुक्ष गुण बढ़ गया, ड्राई गुण बढ़ा, तो अस्थियों में दर्द होगी, कटकट की आवाज़ आएगा, ये सभी। और अस्थि धातु का जो मल है, ये है आपका अस्थि का मल, नाखून। बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, हालांकि ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं आते होंगे, कुछ और अपना बीमारी समस्या लेके आते होंगे, लेकिन अब देखते होंगे कि उनके नाखून है ना रूखे सूखे फटे घिसे ऐसे रहता है, और दांत कमजोर। तो ये सब क्या है, क्योंकि अस्थि धातु का उपधातु है दांत। अब देखिए दांत में कोई समस्या है, जैसे दांत किसी का कमजोर है, समझ रहे हैं, किसी का दांत क्या है कमजोर हो रहे हैं, किसी के दांतों में दर्द है, किसी के दांतों में इन्फेक्शन है, यानी कि दांतों से संबंधित लगभग जितने भी समस्या है, खास करके दंत क्षय। तो दंत क्षय मतलब क्या होता है कि दांत टूटते जाता है। तो ये कब होगा दंत क्षय, जब अस्थि धातु, जब आपका बोन कमजोर होगा, बोन मैरो कमजोर होगा, तो आपका दांत कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो दांतों की समस्या, अगर दांतों को मजबूत करना है तो अपने अस्थि को, अपने हड्डी को मजबूत करना है, यानी कि अस्थि को मजबूत करेंगे तो अस्थि बल दे देगा दांत को, तो दांतों की समस्या, दांत मजबूत हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, दांतों की समस्या के लिए आपको अस्थि धातु के ऊपर काम करना है, ऐसे औषधि का सेवन करना है, ऐसे आहार विहार का सेवन करना है जिससे दांत आपका जो है अस्थि धातु मजबूत हो जाए। जब अस्थि धातु मजबूत होगा तो अपने उपधातु को मजबूत कर देगा, तो अस्थि अपने उपधातु और मलों को पोषित नहीं कर पाएंगे यदि अस्थि धातु में वात का रुक्ष गुण बढ़ गया तो। ठीक है, तो दर्द वगैरह होगा, और अस्थि धातु का जो मल है ये सब भी रूखे सूखे फटे, ये सब नाखून घिसते आदि चले जाएंगे। तो नाखून भी अच्छा करना है। हाँ जी, यदि नाखून भी अच्छा करना है, और एक बात मैं बता रहा हूँ, जिनका नाखून बहुत टेढ़े हैं, बहुत रूखे सूखे कटे फटे हैं, तो समझ जाइएगा कि उसके अस्थि धातु तक वात ने कब्जा कर लिया है, वात का रुक्ष गुण क्या कर लिया, हावी हो गया है। तो यहाँ तक समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे समस्या बढ़ता है। पहले क्या होगा, रस धातु में वात का गुण रहेगा, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और लास्ट में शुक्र धातु तक पहुंच जाएगा रुक्ष गुण, तो असाध्य हो जाएगा। तो अभी आगे पढ़िए,
है ना, जब मज्जा धातु में रुक्ष गुण बढ़ेगा। जब मज्जा धातु में वात का रुक्ष गुण बढ़ जाता है तो हड्डियां खोखली और हड्डियों में खुश्की सूखापन बढ़ जाएगी और हड्डियां खोखली हो जाएंगी और हड्डियां क्रैक दरार जल्दी हो जाएंगी। अपनी उपधातु केत में रुखापन आ जाएगी जिससे बाल जल्दी जल्दी टूटने लगेंगे और मज्जा धातु का मल नेत्र आंख का मैल है जिसको पोषित नहीं कर पाएगी और अपने से अगले धातु को भी पोषित नहीं कर पाएगी। देखिए ये आज के क्लास का सबसे क्या है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि रुक्ष गुण किस धातु में बढ़ेगा तो क्या समस्या होगा, और लगता है जब समस्या समझ लेते हैं तो समाधान हो जाना निश्चित है। 1 मिनट मैं समय लेना चाहता हूँ, मैं थोड़ा अपना टैब और मोबाइल भूल आया हूँ, तो सभी साथी से निवेदन करते हैं कि या सुधीर जी ऑर्गेनाइजर जो हैं, आप अष्टांग हृदय डेमो क्लास में जाके देखिए किसी ने कोई कमेंट किया हो कि क्लास नहीं शुरू हो पाया है, और आज 5 मिनट समय लेट से क्लास आरम्भ हुआ था क्योंकि ध्यान नहीं रहा था कि आज क्लास लेना है। वैसे मैं तो समय पे आ गया था लेकिन क्लास ओपन नहीं हो पाया था। इस कारण से क्या मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी साथी अभी तक अष्टांग हृदय डेमो क्लास में कम से कम ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो उनसे निवेदन करते हैं कि अष्टांग हृदय डेमो क्लास में ज्वाइन कर लें, है ना। वो लिंक होगा, आप लिंक पे ग्रुप का लिंक आया होगा, नहीं है तो उसमें ज्वाइन करिए, किसी न किसी ग्रुप में हो। और जो भी साथी अभी कोई भी ग्रुप में नहीं है तो चैट बॉक्स में सभी जाइए और आप सभी चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर लिख दीजिए ताकि यहाँ पर से सुधीर जी देख करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने का जो प्रयत्न करेंगे। तो सभी साथी व्हाट्सएप ग्रुप सभी साथी जो है चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिए। जो भी साथी पहली बार क्लास में ज्वाइन किए हैं सभी साथी चैट बॉक्स में जा करके अपना नंबर लिख दीजिए प्लीज़, ताकि आपको रेगुलर क्लास मिलता रहे। और आगे से जो भी साथी सभी साथी को ध्यान रखना है कि क्लास सैटरडे और संडे को ऑफ रहेगा, लेकिन ये क्लास 1 अगस्त को आरंभ हुआ था, इस कारण से हम नहीं चाह रहे थे कि 3 दिन क्लास करके हम बंद कर दें, हमारा मन नहीं था क्योंकि नई क्लास को बंद करना उचित नहीं रहेगा। तो इसलिए सैटरडे संडे को क्लास रखा गया था और आगे से सैटरडे संडे को बंद रहेगा। सप्ताह में 5 दिन क्लास रहेगा, सैटरडे संडे को बंद रहेगा ताकि आप अपना रिवीजन कर सकें, हम अपना सिलेबस को फोकस कर सकें और हम भी अपना काम अच्छे से कर सकें। तो सभी साथी जो है, जो भी नए साथी हैं वो अपना चैट बॉक्स में नंबर जो है डालें। और अभी तक कोई प्रश्न है, देखिए अभी तक कोई भी आपका प्रश्न है तो सभी चैट बॉक्स में जाके लिख दीजिए, है ना। कॉपी पेन पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप प्रश्न करेंगे फिर मैं इसका उत्तर दूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो सभी साथी चैट बॉक्स में जाके अपना एक छोटा सा प्रश्न जरूर रखें। अगर समझ में आ गया तो यहाँ पे सभी एस लिख दीजिए और जिसको कोई प्रश्न है बिल्कुल प्रश्न करिए, चाहे जो भी प्रश्न हो, पर्सनल हो या क्लास रिलेटेड हो, सभी प्रश्न यहाँ पे रख दीजिए ताकि हमें उचित लगेगा तो मैं उत्तर दे दूंगा, ठीक है। तो सभी साथी से निवेदन है कि चैट बॉक्स में अपना एक प्रश्न जरूर रखें, ठीक है। इसी क्लास के चैट बॉक्स में करना है या व्हाट्सएप में करना है? नहीं, इसी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में ही चैट बॉक्स है। 3 डॉट पे जाइए, 3 डॉट पे जाने पे बाद जो है इन कॉल का मैसेज होगा, इस पे आप जब आएंगे, यस एक प्रश्न तो रखेंगे। अभी कुछ सभी साथी म्यूट कर लें फिर हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। सभी साथी से निवेदन है कि म्यूट करें सुधीर जी, हाँ सभी साथी को म्यूट करें। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है सभी को? जी बराबर आ रहा है जी। गुरुजी थोड़ा सूत्र स्थान भी बताते जाइए। सूत्र स्थान मतलब रेफरेंस? जी जी मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। आप ये चाह रहे हैं कि इसका रेफरेंस भी बताते जाएं? नहीं, रेफरेंस नहीं, यानी कि अष्टांग हृदय का कौन सा सूत्र आप पढ़ रहे हैं ना, वो बताए तो हमें और ज्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, मैं समझ गया आपका क्या प्रश्न है। आपका ये प्रश्न है कि आप तो बता रहे हैं, समझ में आ रहा है,
पर इसका जो है रेफरेंस अष्टांग हृदय में कहाँ मिलेगा, क्योंकि हमारा तो ये सिलेबस है ना। अष्टांग हृदय में बहुत सिंपल लिखा गया है कि सप्त दुष्या मला मूत्रा सुकृत सेदा दयोपिचा वृद्धि समान है सर्वेशाम विपरीत विपर्य, ऐसा बताए। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक एक सूत्रों को सरल भाषा में ही बनाया है जो अष्टांग हृदय क्लास है ना। वहाँ पे तो बस सूत्र संस्कृत में है, ज़्यादा 2 लाइन हिंदी में लिखा गया अनुवादक के द्वारा, लेकिन हम जो है एक एक सूत्र को जो है बहुत बारीकी रूप से जो है बहुत डिटेल से हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो ये सभी जो है आपको क्लास में ही आ ही रहा है तो समझ रहे हैं है ना। बाकी इसका रेफरेंस आगे है थोड़ा, अभी इसमें कोई रेफरेंस नहीं डाला है, मैं ध्यान रखूँगा आगे से कि कहीं भी अगर रेफरेंस इसका रहेगा। जैसे यहाँ से पढ़ा था अपने मृत्युंजय जी ने पढ़ा है कि जब मज्जा धातु में अस्थि धातु हो गया, इसके बाद मज्जा धातु है कि मज्जा धातु में जब बात का रुक्ष गुण बढ़ जाता है तो हड्डियां खोखली हो जाती है, अस्थियों में खुश्की रूखापन बढ़ जाता है। खोखली जब हो जाती है तो हड्डियां क्रैक हो जाती है, जल्दी हो जाएगी, और अपनी उपधातु केस में रूखापन आ जाएगा। केस क्या हो जाएगा, रूखापन आ जाएगा, जिससे बाल जल्दी टूटने लगेंगे। और मज्जा धातु का मल नेत्र का मैल है, उसको पोषित नहीं कर पाएगा, और मज्जा धातु का जो अगले धातु है उसको भी पोषित नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्या समझे आपने, यहाँ पे 2-3 चीज़ें कि मज्जा धातु का जो उप धातु है वो क्या है कि केस में रूखापन आ जाएगा। यहाँ पे ये है कि अस्थियाँ कमजोर हो जाएगी, और अस्थि धातु का जो मज्जा धातु का जो मल है और नेत्र का मैल है। जैसे देखते होंगे बहुत सारे लोगों की आँख जो है गीला गीला सा रहता है, या फिर सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है आँख जो है चिपका रहता है, ऐसा बचपन में होता था। अब ऐसे धीरे धीरे बढ़ने के बाद ये समस्या समाप्त हो जाता है। तो मज्जा धातु का जो मल है और नेत्र का मैल है ना, इसको पोषित नहीं कर पाएगा। तो जिसका जो विकृत है ना, जिसकी आँखों का जो मैल जो है विकृत है ना, तो इस प्रकार से जो है, और जिसका जो है अस्थि धातु और मज्जा धातु खराब है तो उसका केस क्या हो जाएगा, केस में रूखापन आ जाएगा, है ना। तो बाल क्या होंगे, जल्दी टूटेंगे, बालों को पोषण नहीं मिलेगा। तो जब आपका अस्थि धातु मज्जा धातु खराब हो जाते हैं तो आपके केस और आँख आपका खराब हो जाते हैं। तो मज्जा धातु को अच्छा रखना है, केस अपने आँखों को अच्छा रखना है, तो मज्जा धातु के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है, ताकि आपका उप धातु आपका जो है आँख अच्छा रहे, और आपका जो है इसका मल आपके नेत्र का मैल भी अच्छा रहे। और अगर बालों को अच्छा रखना चाहते हैं, हरा भरा रखना चाहते हैं, बहुत सारे साथी आते हैं कि वैद्य जी कि आपका जो दाढ़ी बाल बहुत काले हैं, और मैं तो बहुत सारे हमारे विदेशी साथी हैं है ना, मैं बात करता हूँ जब, तो कहते हैं व्हाट इज दिस, है ना मतलब कि वो आश्चर्य करते हैं कि इतना काला कैसे हो सकता है ना। और फिर इसी प्रकार से हमारे ऊपर जो टर्बन है, ये पगड़ी के बारे में पूछते हैं व्हाट इज दिस ऑन योर हेड, ऐसा कुछ पूछते हैं। तो फिर मैं बता दूँ दिस इज माय ट्रेडिशनल कल्चर, दिस इज टर्बन, इस प्रकार से मैं बता दिस इज माय बियर्ड, दिस इज माय हेयर, इस प्रकार से। तो समझ में आता है ओह द वेरी हैंडसम, मतलब हम सुंदर तो नहीं है इतने, लेकिन फिर भी मतलब क्या है कि उनको अच्छा लगता है। तो ऐसा है कि बाल जो है काले ज़्यादा कैसे रहेंगे, बाल जो है मजबूत कैसे रहेंगे। मैं देखता हूँ कि 6 साल के बच्चे को 8 साल बच्चे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, क्या है समस्या, तो इनकी अस्थि धातु कमज़ोर हो गई है ना। तो यहाँ पे हम जो है अस्थि धातु मज्जा धातु को जो है अग्निवर्धन करेंगे, मज्जा धातु को अस्थि धातु को पोषण देने वाली औषधियाँ देंगे, मज्जा धातु को पोषण करने वाली औषधियाँ देंगे, तो बाल तो अपने आप हरा भरा हो जाएगा, है ना। ये जो है फील्ड हरा भरा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल तेल लगाते हैं अपना। और आजकल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बड़े बड़े क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर सभी जो है आदिवासी हेयर ऑयल के पास जा रहे हैं, पता नहीं क्या है ऐसे, है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल आपको बाल में तेल लगाने से ही सब कुछ हो जाएगा, है ना, अंदर से भी सिंचाई करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर टॉपिक आएगा बालों का, तो मैं बहुत बढ़िया नुस्खा, मतलब बढ़िया क्लासिकल मेडिसिन बताऊंगा, जैसे 100% बाल उगेंगे, बाल काले होंगे, है ना, और बाल बढ़ेंगे भी, है ना। तो ऐसा है, मैं बताऊंगा। तो क्या है कि बालों की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सुंदरता का नाश कर देता है जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बचपन में ही बुढ़ापा आ जाता है जी। तो ये बहुत दुखद बात है। तो क्या है कि जी नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, कैसे हो वैद्य जी? हाँ जी ठीक। वैद्य जी वो है ना, अभी विषय आया है तो 1-2 दवाइयाँ बता भी सकते हैं साथ के साथ में, भैया दवाइयाँ हैं इसके लिए। हाँ जी सही है, बिल्कुल। लेकिन क्या है, इसका सदुपयोग सही तरीके से करते जाएं
जैसे बालों के लिए सबसे अच्छा, लंबा करने के लिए अलग दवाई है जी, उगाने के लिए अलग मेडिसिन होगा, और इसके सफ़ेद बालों को काला करने के लिए अलग है। ऐसा नहीं कि सब एक ही प्रकार के हेयर ऑयल में, डाइट में आप जो है काला कर लेंगे और इसको लंबा भी कर लेंगे, इससे जो है उगा भी लेंगे, नहीं, तीनों के लिए अलग अलग जो है तरीका है, भागवत ने बताया है। तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल ही देता हूँ, आया है जब प्रश्न, तो जैसे बालों को लंबा करने के लिए अथर्ववेद में आया है नीततनी नाम की औषधि का जो है, इसको जो है तेल बना करके लगाने से बाल लंबे हो जाते हैं। तो मैं तो लंबा करता भी हूँ, काट भी लेता हूँ, है ना। तो क्या है कि ऐसे है कि ये अच्छा है ना, और हमें लगता है कि आदिवासी हेयर ऑयल में ये डाला जाता होगा सच में। तो क्योंकि ये लोग जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो भागवत ऋषि ने खुद बताया है कि जो जंगल में रहता है, जो बकरियां चलाते हैं, गलेड़ियाँ होते हैं, भेड़ियाँ चलाते हैं, उनको औषधियों की जानकारी होती है, भले वो नाम ना जानते हों। हाँ, भले वो नाम ना जानते हैं। हमने बहुत सारे लोग देखा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, नोनी, कौन कौन जानते हैं? नोनी नाम की एक औषधि होता है, कंपनियाँ जो है बहुत महंगी बेचती, जैसे हर्बल कनाडा ये कंपनी है जो नोनी जूस बेचता है, IMC बेचता है, बीजल कंपनी नोनी जूस बेचता है, सभी बहुत सारी कंपनियां बेच रहा है। लेकिन मैं क्या हमारे पास में एक जंगल है, बंडा का जंगल, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो वहाँ भी नोनी प्लांट है। हमारे पास जो है ग्रामीण वैद्य हैं, वो आए कि भाई जी ये क्या है, मैंने देखा कल, ये तो मैं उपयोग करता हूँ, ये तो नोनी है। तो उन्होंने बताया कि हमें एक साधु बताया है, और ये मतलब क्या, इस प्रकार जंगल में रहने वाले बताया कि ये जो है इसका सेवन करने से ऐसे ऐसे लाभ मिलता है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया। कल के देखो जी, नाम मैं बता रहा हूँ, ये नोनी है, इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है कि जंगल में रहने वाले आदिवासी को पता होता है। तो हो सकता है नीततनी नाम की जड़ी बूटी उन लोग को मिला होगा, हमें भी तो मिला है ना। तो क्या है कि ये सभी टॉपिक में आएगा, नीततनी का विशेष वर्णन हम करेंगे जब औषधि परिचय रखेंगे, तो ठीक है। औषधि परिचय में इस औषधि का वर्णन हमारा है नीततनी का। तो क्या है, बालों को लंबा करने के लिए क्या है कि एक ऋषि मुनि हुए थे, उन्होंने अपने उसको पाड़ के यानी कि जमीन से निकाल करके और इसका तेल बना करके जब अपनी पुत्री को दिया तो उसका बाल लंबे हो गए, ऐसा अथर्ववेद में आया हुआ है। तो वही है। और इसी प्रकार से जो है बालों को लंबा करने के लिए, फिर बालों को काला करने के लिए भी औषधियाँ हैं, और बालों को पोषण करने के लिए गिलोय है ना, और आंवला है, ऐसे औषधियाँ। काला करने के लिए आंवला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट इतना नहीं करेंगे, नहीं तो टॉपिक हमारा मतलब क्या है कि जो कवर करना 1 महीने में नहीं हो पाएगा। तो हमारा सिलेबस में सब कुछ है, तो हम बारी बारी से ही चलेंगे। यहाँ से पढ़िए, जब शुक्र धातु में वात बढ़ेगा तो, जब शुक्र धातु में वात का रुक्ष गुण बढ़ जाता है तो शुक्र धातु कमजोर हो जाएगी और गर्भ ठहराने लायक नहीं रहेगी, और उसके जो स्पर्म है उसमें डेड की संख्या बढ़ जाएगी, और शुक्र धातु का उप धातु ओज यानी प्रकाश है जो कम हो जाएगी, और शुक्र धातु का मल चेहरे की चिकनाई है जो कम हो जाएगी, और उप धातु और मल को पोषित नहीं कर पाएगी। हाँ जी, तो क्या समझ में आया कि यहाँ पे शुक्र धातु में भी जब आपका रुक्षता बढ़ते बढ़ते रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि मज्जा धातु, यदि आप नहीं रोक सकें तो बढ़ जाएगा आगे शुक्र धातु में। और जब ये शुक्र धातु में बात का ड्राई गुण बढ़ जाएगा तो शुक्र धातु कमजोर होकर क्या होगा, गर्भ ठहरने लायक नहीं रह पाएगा वो शुक्र, और उसमें जो स्पर्म है उसमें डेढ़ स्पर्म की संख्या बढ़ जाएगा, और शुक्र धातु का जो उप धातु ओज, प्रकाश, चेहरे की चमक है ना, वो सब जो है शुक्र धातु का जो मल है, चेहरे की चिकनाई है, पानी है, वो उतर जाएगा, जो कम हो जाएगी, और उप धातु और मल को पोषित नहीं कर पाएगा। तो शुक्र धातु जो है अपने उप धातु, और उप धातु क्या है जी, ओज है ना, शुक्र धातु का उप धातु ओज, और मल क्या है, चेहरे की चमक है ना। चेहरा जितना ज़्यादा चमक है, यानी कि शुक्र धातु जितना अच्छा उतना ही अच्छा चेहरे की चमक। तो ये है अपना बात का रुक्ष गुण का हर एक धातु में जो है बारी बारी से मतलब डिटेल, और भी इसका डिटेल किया जा सकता है, लेकिन क्या है कि उतना भी हमें नहीं आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो है अष्टांग हृदयम का सिलेबस का जो है फर्स्ट लेवल ऐसा समझ लीजिए,
सेकेंड लेवल भी होगा, है ना। तो ये 6 महीने के क्लास में इतना रखे हैं ताकि हम कवर भी कर सकें, और इतना पर्याप्त है, जो बिगनर हैं उनके लिए पर्याप्त है ना। तो इस प्रकार से समझ में तो आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सभी चैट बॉक्स में ऐसे लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे। ऐसे लिख दीजिए सभी। और कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो आगे बढ़िए। अब कोई दूसरा भी साथी पढ़ने दीजिए मृत्युंजय जी। कोई बात नहीं। हाँ, कोई और दूसरा साथी पढ़ना चाहते हो पढ़ें, जरूर पढ़ें। और स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है ना? वैसे PDF में मिला है, स्क्रीन पे क्लियर भी आ रहा होगा। और आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? जिनका भी छूट जाता है, वीडियो देख रहे हैं ना? जरूर देखिए। और जो भी साथी देखा जी। और भी वीडियो आते रहता है, शॉर्ट वीडियो भी आते रहता है ना। और ये क्लास का भी वीडियो आता है, लॉन्ग भी वीडियो आता है। सभी देखिए और शेयर भी करते जाइए। हाँ, और कोई साथी पढ़ना चाहें इनमें से? वीडियो शेयर करना पड़ेगा दूसरा ग्रुप में, कि वीडियो शेयर देना पड़े? हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्लास का लिंक शेयर करना है ना। वीडियो भी शेयर करना है। लिंक है आपका वीडियो। चलिए शेयर कर दीजिए। ठीक है। चलिए, और भी कोई साथी पढ़ना चाहें इसे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ही पढ़ें। राजीव कुमार जी, हाँ जी, यहाँ से पढ़िए। बात का रुक्ष गुण बढ़ जाएगा तो म्यूट करिए राजीव कुमार जी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। गुण बढ़ जाएगा तो शारीरिक क्रियाओं में रुकावट पैदा होगी, जैसे उठना, बैठना, हंसना, चलना, बोलना इत्यादि की रुकावट हो जाएगी। और वात का रुक्ष गुण शरीर में कठोरता पैदा करता है, मलमूत्र आदि के निकलने में रुकावट पैदा करता है। यानी वात का रुक्ष गुण के कारण ही कब्ज हो जाती है। वात का रुक्ष गुण शुक्र धातु का कमजोर करके नपुंसकता पैदा करने वाला होता है। ठीक है, यहीं तक। तो बात का रुक्ष गुण के बारे में वैसे तो डिटेल हो गया था, फिर भी जब बात का रुक्ष गुण बढ़ेगा, कोई भी गुण बढ़ेगा, तो शारीरिक मैंने जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसमें रुकावट हो जाएगा। उठने बैठने, है ना, चलने फिरने, बोलने, हंसने में भी रुकावट, यहाँ तक कि नींद, सोचने, समझने सभी में रुकावट हो जाएगा, यानी कि दिक्कत होंगी इसमें। और बात का रुक्ष गुण के कारण विशेष रूप से कठोर हो जाएगा, शरीर हार्ड हो जाएगा, क्योंकि बात का ही गुण है क्या, हार्ड, है ना। तो हार्ड हो जाएगा। मलमूत्र आदि निकलने में भी रुकावट होगा, है ना। अभी तो आपने क्या पढ़ा कि बात का रुक्ष गुण कहाँ बढ़ रहा है? धातु में बढ़ रहा है, रस में, रक्त में, मांस में, मेद में, अस्थि में, मज्जा में, शुक्र में। अब क्या जानेंगे कि बात का रुक्ष गुण मलों में बढ़ जाएगा। देखिए, इतना डिटेल हमने किया है कि बात का गुण कहाँ बढ़ जाएगा, रुक्ष गुण मलों में बढ़ जाएगा, यानी कि आपके मल में, आपका स्टूल में, आपका पुरुष में, और आपका जो है पेशाब में, और आपका पसीना में बढ़ जाएगा। इसमें मतलब क्या हो जाएगा, रुक्ष गुण बढ़ेगा तो क्या होगा, तो मल मूत्र में बढ़ गया, पसीना में बढ़ गया तो रुकावट पैदा होगा। जो मल होते हैं वो क्या होते हैं, निकालने के लिए ही होते हैं। मल मूत्र पसीना क्या होनी चाहिए, निकलनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम प्रतिदिन फ्रेश होते हैं, स्टूल पास होता है, इसी प्रकार से पसीना और पेशाब भी प्रतिदिन पास होता है। लेकिन पसीना यदि पास ना हो तो क्या है कि संचित हो जाता है, यहाँ पे मल जो है पूरे शरीर में संचित हो जाता है, मलिन हो जाता है, धातु मलिन हो जाता है, तो रुकावट पैदा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शरीर में जब बात का रुक्ष गुण बढ़ जाता है, धातु में देख लिया, अब मल मूत्र में भी बढ़ जाएगा तो यहाँ ड्राई गुण कर देगा। तो बात का जब रुक्ष गुण जब बढ़ जाएगा मलों में तो क्या हो जाएगा, वो भी सूख जाएगा। सूख जाएगा तो क्या होगा, वो वहीं पे रुका रह जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। तो कब्ज होने की जो समस्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग के कब्ज रहता है, परमानेंट कब्ज। और आज भी हमने वीडियो डाला था पाचन को, हेल्थ, गट हेल्थ के ऊपर ही हमने डाला था वीडियो, पता नहीं किन लोगों ने देखा है, शॉर्ट वीडियो था 5 मिनट का। इसमें हमने बताया है कि जो कब्ज आदि की समस्या रहता है, तो बात का कब्ज क्यों होती है, यहाँ से ये समझ लें। क्यों जब समझ लेंगे, हर एक चीज़ का जब आपके पास आंसर हो जाएगा, क्यों का आंसर हो गया तो हर चीज़ कर सकते हैं। जैसे कब्ज क्यों, तो समझ लीजिए कब्ज क्यों, तो बात का रुक्ष गुण बढ़ गया, ड्राइनेस बढ़ गई। जब आंतों में और माने आपके आंतों में और मलाशय में, है ना, जब रुक्षता बढ़ जाएगी, मलों में रुक्षता बढ़ जाएगी तो कब्ज हो सकती है। केवल एक कारण नहीं होगी, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी तो है। तो यही तो हम देखते हैं नाड़ी जांच के द्वारा, या रोगी से पूछताछ के, या रोगी स्वयं बताता है कि क्या है। और चिकित्सक कौन है, जो रोगी को समझ लेता है, रोगी के शरीर को समझ लेता है, इसके भोजन को समझ लेता है ना, उसके आहार विहार को समझ करके उसके रोग को समझ लेता है कि कब्ज क्यों है।
यदि कब्ज बात का रुक्ष गुण के कारण हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसके रुक्षता दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि इसको रुक्षता खत्म हो करके, आंतों की रुक्षता खत्म, ड्राइनेस खत्म हो करके, उसके धातु का ड्राइनेस खत्म हो करके, उसके मलों की ड्राइनेस खत्म हो करके उसके कब्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो बात का रुक्ष गुण शुक्र धातु तक को कमजोर कर देता है, नपुंसकता पैदा करता है, सभी अंगों को रूखा सूखा पैदा कर देता है। सभी अंग, बालों में, आंखों में, जिनकी आंखें ड्राई रहती है, चेहरा ड्राई रहता है, मुख सूखता है, पैर के तलवे जो है जलन करती है, या फिर पैर के तलवे फटे जा रहे हैं, होठ फटे जा रहे हैं, क्या है ये सभी, स्किन ड्राई रहता है, ये सब क्या है, वो सारे अंग जो है ओजहीन है ना, शरीर की सुंदरता नाश होता जा रहा है। ये सब जो है बात का रुक्ष गुण, बहुत खतरनाक गुण है ये, है ना। सारे गुणों में मैं बता रहा हूँ ये बहुत खतरनाक गुण है ये बात का रुक्ष गुण, ड्राई गुण। इसलिए बताया गया है स्नेह का सेवन करते जाएं और शुद्ध चिकनाई, स्नेह मतलब केवल रफ नहीं बल्कि अच्छा, एक जो है गुड कोलेस्ट्रॉल ऐसा समझ लीजिए, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं जो रिफाइन आदि करके ये सब नहीं, शुद्ध चिकनाई यानी कि गाय का, देसी गाय का शुद्ध घी ही बताया गया है ना। जिससे क्या है कि आपके अंगों में रुक्षता नहीं आएगी, किसी भी धातु में, मल में रुक्षता नहीं आएगी जो व्यक्ति गाय का, देसी गाय का जो है घी का सेवन करेगा। इसलिए पंचगव्य का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस प्रकार से है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़िए जहाँ से रेड का निशान है ना बात का। शरीर में रूखापन यानी खुश्की पैदा करता है, ये जठराग्नि की क्रिया में रुकावट पैदा करता है, ये जठराग्नि की क्रिया को कम कर देता है, ये शरीर को दुबला पतला करता है। वात का रुक्ष गुण शारीरिक क्रियाओं में रुकावट पैदा करता है, रुक्ष गुण कठोरता पैदा करता है, मल मूत्र आदि के निकलने में रुकावट पैदा करता है, यानी वात के रुक्ष गुण के कारण कब्ज हो जाती है। जी। तो इससे पहले यही चर्चा हुआ, बताया था मैंने कि बात का रुक्ष गुण आपके रस धातु में, रक्त धातु में, मांस में, अस्थि मज्जा धातु में जा रहा है और बात का यही रुक्ष गुण आपके मलों में जा रहा है। तो जैसे जैसे जिस धातु में जाएगा उस धातु की सामान्य क्रिया में रुकावट पैदा करेगा, मलों में जाएगा तो वहाँ पे रुकावट पैदा करेगा। जैसे मल मूत्र आदि निकलने में रुकावट पैदा कब होता है, जब बात का रुक्ष गुण आपके मल मूत्र में आ गए हैं, है ना। तो सभी में आता है बात का रुक्ष गुण, क्या कहते हैं, शरीर के क्रिया में रुकावट पैदा करेगा। इस प्रकार से है। तो आगे जो है यही थोड़ा सा रिपीट है कि बात का रुक्ष गुण जो है शुक्र धातु को कमजोर करता है, नपुंसकता पैदा करता है, रुक्ष गुण शरीर के सभी अंगों को रूखा यानी खुश्की पैदा करता है। तो ये सब तो हो ही गया। अब थोड़ा सा और भी आगे पढ़ें और दूसरा साथी अब कोई पढ़ें। थोड़ी आपकी आवाज़ जो है क्लियर नहीं है तो रिकॉर्डिंग में हमें प्रॉब्लम होगा, थोड़ा आवाज़ क्लियर फिर नहीं आएगा। तो कोई और दूसरा साथी पढ़ें, कोई और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना यहाँ से। इससे बात प्रकृति के व्यक्ति, इससे बात प्रकृति जी, मैं पढ़ रहा हूँ राकेश शुक्ला जी पढ़े राकेश शुक्ला जी। इससे वात प्रकृति के व्यक्ति को शरीर बलहीन ओजहीन होगा, चेहरा और बाल रूखे सूखे ही जाएंगे, सुंदरता का नाश होगा। वात का काम है पूरे शरीर में चलना, यदि पेट में अफरा बन गया है तो नीचे से निकलना चाहिए, यदि कब्ज होगा तो वायु रुकेगी, फंसेगी और बैक आएगी यानी उल्टी दिशा में आएगी तो अमाशय हृदय किडनी में जाएगी और दर्द करेगी और वह वहां से वायु को निकालेगी। वायु उल्टी दिशा में चलेगी, घूमेगी, अर्थात प्रतिलोभ होगी तो रोग होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि बात प्रकृति के व्यक्ति का शरीर बलहीन ओजहीन होगा। देखिए प्रकृति बताया गया है आयुर्वेद में, पहले ही चैप्टर में महर्षि भागवत ऋषि ने क्लियर किया है कि व्यक्ति की प्रकृति जो हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं आप नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आपके अंदर जो प्रकृति है वो करवा रहा है आपसे। तो इस प्रकार से बात प्रकृति के बारे में, प्रकृति निर्माण जो है उसके माता पिता के शुक्र और आर्तव पे निर्भर करता है और इस दौरान जो है गर्भ के दौरान क्या क्या हो रहा है, दिनचर्या ऋतुचर्या, इस पे निर्भर करता है। फिर भी किसी प्रकार की यदि आपकी प्रकृति आ रही है बात की, यानी कि आपके शरीर में जो ये 6 गुण है, बात मतलब क्या है, ये 6 गुण है, रुक्ष गुण, खर गुण, चल गुण, चित गुण,
है ना। इस प्रकार से 6 गुण बताए थे पूर्व में। तो यदि ऐसा है बात का रुक्ष गुण तो शरीर बलहीन और ओजहीन होगा, यानी कि यदि ये बैलेंस में है तो बढ़िया है, लेकिन प्रकृति यदि क्या है कि बात की वृद्धि हो जाएगी तो बलहीन और ओजहीन अधिक होगा, और चेहरे और बाल क्या सूखे और सुंदरता का नाश होगा। इस कारण से बाल प्रकृति वाले उतने सुंदर नहीं होते हैं जितने पित्त वाले और कफ वाले होते हैं, क्योंकि उसमें सन्निहितता होती है। पूरे शरीर में काम क्या है, शरीर बात का काम है पूरे शरीर को चलना और चलाना, मतलब पूरे शरीर में चलता रहता है। यदि पेट में अफरा बन गया है, गैस बन गया है, तो नीचे से निकलना चाहिए। प्लीज म्यूट कर लीजिए, नीचे से निकलना चाहिए, यानी कि अनुलोमन। 2 शब्द मैं बताऊंगा और ये 6 महीना रिपीट होता रहेगा, इसलिए हमेशा याद रखना है। अनुलोमन, अनुलोम और प्रतिलोम, समझ रहे हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम कहते हैं गैस बनता है जब आपने भोजन किया, तो भोजन करने के फल से जब ये भोजन पाचन क्रिया होता है तो गैस बनता है। जैसे कि आप गोबर गैस होता है प्लांट, इसी प्रकार से समझ लीजिए हमारा एक प्लांट है यहाँ पे, जो क्या है कि पाचन होता है, तो फलस्वरूप गैस भी बनता है। ना चाहते हुए गैस बनेगा, गैस ना बनेगा तो चलेगा कैसे शरीर, इसी से तो चल रहा है शरीर। गैस तो रहना बहुत जरूरी है ना। अपान वायु शरीर को बल देता है ना, मल आदि शरीर को बल देता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गैस तो बनता है, लेकिन परिमाण में बनना चाहिए। बैलेंस हर एक चीज़ का होता है, क्षय और वृद्धि दोनों में रोग होता है। तो जब गैस बना तो क्या होता है, जितना जरूरत है उतना, और इसको नीचे से निकलना चाहिए, यानी कि ये जो है नीचे से अपान वायु के रास्ता लेना चाहिए इसे। यदि कब्ज होगा तो वायु रुक जाएगी, यानी मल के साथ ही निकलता है, तो वायु रुक जाएगी, फंस जाएगी, बैठ जाएगी। और ये उल्टी दिशा क्या है, जैसे ऊपर की ओर अमाशय, हृदय, किडनी, लीवर, स्प्लीन, ब्रेन, इस प्रकार से ऊपर के अंगों में आएगी, यानी कि ऊपर आएगी, फैलेगी, और जहाँ जहाँ वायु जाएगी और फंसेगी तो क्या है, वहाँ वहाँ दर्द होगा। वायु उल्टी दिशा में घूमेगी, अर्थात प्रतिलोम होगा तो रोग होगा। इसलिए वायु के बारे में, मल के बारे में ऐसा बताया, वायु और मल मूत्र आदि जो है प्रतिलोम हो, अनुलोम नहीं बताना है, बताया गया है। तो प्रतिलोम समझ गए, अगर क्लियर है प्रतिलोम तो आप लोग चैट बॉक्स में ऐसे लिख दीजिए कि प्रतिलोम आप समझ गए हैं, है ना। प्रतिलोम मतलब होता है नीचे के मार्गों से, है ना, निकलना, और अनुलोम मतलब होता है, अनुलोम मतलब होता है नीचे के मार्गों से निकलना, और प्रतिलोम होता है कि ऊपर के मार्ग, जैसे अपने, है ना, ऊपर से ही, मतलब जिधर से आपने भोजन किया है इधर से ही, मुख्य मार्ग से ही निकल जाता है। जब जिसको क्या है कि बार बार डकार आ रही है, हिचकी आ रही है, हाँ, तो इस प्रकार से हो रहा है जिनको तो समझ लीजिए वायु प्रतिलोम हो रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस देखेंगे कि बात का कौन सा गुण बढ़ गया है, उस गुण की हम चिकित्सा करेंगे, वायु को अनुलोम हो जाएगा। तो यहाँ पे यही था। अब थोड़ा यहाँ पे पढ़िए नोट बात रुकता पढ़ें। राकेश शुक्ला जी पढ़िए, राकेश शुक्ला जी। हेलो, मैं पढ़ूं सर? हाँ जी सुरेंद्र जी। हाँ जी। वात रुक्षता लाता है, पाचक रस को सुखा देता है, आंतों में रुक्षता लाता है जिससे कब्ज उत्पन्न होता है, आमाशय में कलेदक कफ को HCl को सुखाता है। हाँ जी, देखिए मैं हर चीज़ को जो है हिंदी प्लस इंग्लिश में ला रहा हूँ। तो यहाँ पे आयुर्वेद में बताया जाए कलेदक कफ, ये क्या है कलेदक कफ, है ना, जो कलेदक कफ को, है ना, यानी को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सुखाता है। देखिए यही है, अमाशय में कलेदक कफ को क्या करता है, सुखाता है। तो इसको अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सुखा देगा बात का रुक्ष गुण, तो पाचन कैसे हो पाएगा। तो पाचक रस जो है ना, यदि वो सूख जाएगा तो आंतों में रुक्षता ला जाएगा। इससे क्या होगा कि कब्ज हो जाती है। तो अमाशय में जो भोजन को पेस्ट बनाता है वो कौन बनाता है, कल भी बताया था मैंने, कलेदक कफ, है ना। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सुखा देता है बात का रुक्ष गुण, जिससे कब्ज हो जाता है। तो आज के टॉपिक बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि 9 बज गए हैं, तो हम आगे अब नहीं बढ़ेंगे। तो बाकी अब जो है शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में क्या है, बात का रुक्ष गुण की चिकित्सा मैं बस बता देता हूँ, और बाकी इसके बारे में डिटेल, ताकि जो है मन में प्रश्न ना रहे, है ना, जब आप
सोचें कि इतना हमने तो पढ़ लिया कि वात का गुण बहुत खतरनाक है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। यदि शुद्ध चिकनाई का प्रयोग करेंगे दीपन पाचन अनुलोमन करके तो हो जाएगा। क्या करना है चिकित्सा में कि जठर अग्नि को पहले ठीक करेंगे। पहला जो अग्नि है जठर अग्नि, इसको अच्छा करेंगे, देखेंगे दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा है कि नहीं है, यानी कि भूख सही से लग रहा है कि नहीं, पाचन हो रहा है कि नहीं सही, और अनुलोमन यानी कि कैसा है मलमूत्र आदि वायु का अनुलोमन। जठर अग्नि को अच्छा करेंगे, पाचन को करेंगे, अनुलोमन करेंगे, फिर स्नेहन करेंगे। स्नेहन यानी होता है कि पूरे शरीर पर प्रसारणी आदि तेल या फिर मूर्छित तिल तेल या रासना आदि तेल या धनवंतर तेल, ये सब मेडिकेटेड तेल है। या फिर आपको बता ही दिए मूर्छित तिल तेल। क्या है जी? मूर्छित तिल तेल। तिल का तेल सभी जानते होंगे, सीसम ऑयल, तो उसको बस मूर्छित करना है, वो विधि आगे है। बाकी साधारण तिल का तेल को भी पूरे शरीर पे मालिश करना है, यानी कि स्नेहन। स्नेहन मतलब मसाज समझ लीजिए, है ना, या फिर अंदर सेवन भी कर सकते हैं, है ना। वैसे तो इन तेलों को जब मालिश किया जाता है इसको अभ्यंग कहते हैं, तो अभ्यंग कर सकते हैं, स्नेहन कर सकते हैं। स्नेहन मतलब होता है कि पूरे शरीर की मतलब स्नेहन पान मतलब होता है, अभ्यंग मतलब होता है मसाज करना, ठीक है, कि इन तेलों को मालिश करना है। तो मूर्छित तेल की मालिश करिए। स्नेहन मतलब घी आदि का सेवन करिए, या इन तेलों का भी पी सकते हैं, वैसे घी साथ में होता है। फिर स्वेदन करना है, स्टीम लेना है। स्टीम कैसे लिया जाएगा वो सब बारी बारी बताया जाएगा, या फिर इसी सिलेबस के PDF में है, ऊपर मैंने दिखाया भी था। तो भाप स्नान लेना है, स्टीम बाथ जिसे कहते हैं। इसके बाद बस्ती लेना है। बस इतना करेंगे तो आपका बात का रुक्ष गुण चला जाएगा। गुदा बस्ती क्या होता है? गुदा मार्ग से एनस से औषधि युक्त मेडिकेटेड ऑयल लेना। एनिमा जिसको कहते हैं, ए टाइप ऑफ एनिमा, स्मॉल टाइप ऑफ एनिमा, जिसे आप जो है गुदा मार्ग के द्वारा आप एनस के थ्रू आप जो है आपको लेना होता है 60 ml to 100 ml पर डे, या फिर अल्टरनेट करके भी ले सकते हो 1 डे करके। तो इससे बड़ी आंत में फंसा हुआ मल निकल जाएगा, पूरे शरीर में फंसा हुआ वायु संग्रह करके बाहर निकल जाएगा। तो ये है संपूर्ण रुक्ष गुण की चिकित्सा। तो नहीं मैं बता पाया आज के इस वीडियो में, आज के इस ऑनलाइन सेशन में, पर कल के सेशन में आप जो है पहले जो है बारी बारी से इन गुणों के बारे में जानेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं चिकित्सा बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो है वायु के पूरे गुण के बारे में जान लेते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, फिर इसके हम चिकित्सा बारी बारी से पढ़ेंगे। एक एक मेडिसिन, क्लासिकल मेडिसिन, पेटेंट मेडिसिन, जो भी है सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो है किसी भी साथी का कोई प्रश्न है, कोई सवाल जवाब क्लास से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड, तो आप रखेंगे, क्योंकि अष्टांग हृदयम क्लास का ये जो आज चौथा क्लास है, और अभी तक जो है क्लास में जुड़े हुए हैं लगभग 40-45 लोग जुड़े हुए हैं। सभी को मैंने कहा भी था कि चैट बॉक्स में सभी लोग मैसेज जरूर करें, अपना एक प्रश्न रखें, ताकि आप सभी का जो है मैं देख पाऊँ कि कौन कौन क्लास में है। तो PDF कब मिलेगा? गौतम जैन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। PDF कब मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपको PDF मिल चुका है, वैसे ग्रुप में आया है, लेकिन एक बार फिर से डालेंगे। ये जो 40 पेज का PDF था, और आगे जो है कल आपको मिलेगा जो भी PDF आएगा, कल का सिलेबस का 50 पेज का, इस प्रकार से मिलता रहेगा। तो PDF मिलेगा। और शंभुनाथ जी लिखा है कि बात का रुक्ष गुण यदि घटेगा तो क्या होगा? रुक्ष गुण घट गया तो क्या होगा? तो यानी कि यहाँ पे कफ का संदिग्ध गुण बढ़ गया तो बात का रुक्ष गुण घट गया। तो आगे है क्लियर रहेगा, जब बात का कफ के भी गुणों के बारे में चर्चा करेंगे तो हो जाएगा, है ना। बहुत सारे साथियों ने ठीक है जी, आप कोई प्रश्न है तो रखिए। और अष्टांग हृदयम बैच में डेमो बैच। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। जठर अग्नि कैसे बढ़ाए? हाँ, जठर अग्नि तो ये दीपन पाचन आगे की क्लास में है ना अपना, कि जठर अग्नि को कैसे बढ़ाएं, तेज कैसे करें, है ना, ये सब है। कम भी कैसे करें ये भी है, ज़्यादा कैसे करें, बैलेंस में कैसे रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अग्नि की चर्चा है, बहुत साधारण है, तो फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। जठर अग्नि को करने के लिए, अच्छा करने के लिए दीपन पाचन औषधियाँ लेनी चाहिए, जैसे चित्रक है, पीपला मूल है, चब चित्रक सोट है, तो ये सब है। लेकिन हर एक रोगी के लिए एक औषधियाँ पर्याप्त नहीं होती है, किसी को अलग भी औषधियाँ दी जा सकती है, अलग अलग कल्प दिया जा सकता है, किसी को घी के रूप में, किसी को आशा वरिष्ठ के रूप में, किसी को चूरन के रूप में, किसी को चटनी के रूप में, किसी को गोली के रूप में, किसी को अलग अलग रूपों में दिया जा सकता है। तो वो चिकित्सक ही निर्धारित करेंगे। आप सभी लोग से निवेदन है कि केवल बता देने से मतलब नहीं हो पाएगा, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। मैं आपसे बात नहीं कर पाया आज, मैं थोड़ा संडे तो था लेकिन फ्री नहीं हो पाया,
तो पर्सनल कांटेक्ट जिनको जो है कोई ट्रीटमेंट आदि, वैसे हम जो है काफ़ी कम फ्री रह पाते हैं, ऑनलाइन कम ही बात कर पाता हूं मैं। तो और भी कोई साथी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करिए, प्रश्न रखिए क्लास से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तब तक मैं देखता अच्छा गुरुजी, अगर किसी को वात की चिकित्सा करानी हो तो अपना हॉस्पिटल कहाँ है? हमारा चिकित्सालय का पता है महाराज राजेश्वरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ग्राम मगरोन, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अच्छा, सागर में कहाँ से? सागर से 30 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम मगरोन है। यहाँ पे महाराज राजेश्वरी का सिद्ध दरबार है, यहाँ पे मतलब कि सिद्ध पीठ है, गौशाला भी है, बड़ी संस्था है हमारी। तो यहाँ पे जो है अपना चिकित्सालय जो है, जहाँ पे मैं प्रतिदिन है ना देखता हूँ, केस टेकिंग आदि चलता है, नाड़ी देखता हूँ। तो आप जो है ये भी, आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर से हूँ। अच्छा, जबलपुर से। आप कौन बोल रहे हैं? मैं राकेश शुक्ला। पहली बार आप क्लास में जुड़े हैं आज? नहीं, कल भी जुड़ा था पर, या परसों भी जुड़ा था पहली क्लास में, पर उस वक्त बिजनेस में था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप जो अगर पहले दूसरी क्लास का वीडियो आपने नहीं देखा है, सभी साथी से निवेदन करते हैं पहली क्लास का वीडियो अवश्य देखें, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके सिलेबस के प्रति। और सभी साथी से निवेदन करते हैं ये क्लास का आयोजन आप सभी के सहयोग से हो पा रहा है। अब तक जो अष्टांग हृदय क्लास में 33 मेंबर बन चुके हैं, अष्टांग हृदय परिवार में 33 मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के डोनेट करके इस हमारे अष्टांग हृदय क्लास में बने रहिए, ताकि इस क्लास को लंबे समय तक चलाते रहें। 6 महीने का टारगेट है, लेकिन और भी लंबा डिटेल में पढ़ना है, लेवल सेकेंड में भी अगर जिन साथी को आना है तो वो आगे होगा। लेकिन हर एक 6 महीने में हमारा नया बैच आरंभ हो जाता है। तो ये अष्टांग हृदय क्लास का ये 10वां बैच है, इससे पहले 9 बैच कंप्लीट हुआ है। तो अगर क्लास के डिटेल प्राप्त करनी है, क्लास में ज्वाइन करनी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने हैं, डोनेट करनी है, तो ये सब स्क्रीन पे नंबर है 7091426093। इस पर आप व्हाट्सअप करिए और ज़रूर मतलब मैं कहूँगा कि अष्टांग हृदय क्लास में जुड़ें। और एक बात, ये जो है क्लास जो 5 दिन होगा, ठीक है जी, और सैटरडे संडे को बंद रहेगा। और इसके अलावा एक दिन क्लास सभी के लिए ओपन रहेगा, पूरी दुनिया के लिए ओपन रखेंगे, ताकि एक दिन तो क्लास में आए, ताकि सभी कनेक्ट रहें। ऐसा नहीं कि आपने क्या है कि हमारे अष्टांग हृदय क्लास का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा तो आपको चलिए भगाते हैं, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। सभी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यही है, ईमानदारी पूर्वक जो है सबके साथ सबका विकास। और एक बात, केवल अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं रहनी चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। तो इस क्लास को जो है अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर देनी है। कैसे करनी है? जो लिंक है क्लास का उसको शेयर करनी है, और अपने जैसे 2, 4, 5 लोगों को जितना अधिक हो सके वहाँ पे जो है आपको क्या है कि बतानी है सभी को क्लास के बारे में। तो आप देख सकते हैं महाराज राजेश्वरी चिकित्सालय में नाड़ी परीक्षण आदि करते हैं। और इस प्रकार से हमारा चिकित्सालय का पता मैं आपको अगर पर्सनल जानकारी तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, अपना एड्रेस लोकेशन आप आकर के दिखा सकते हैं। और कोई प्रश्न है तो रखिए। सुधीर जी क्लास को समाप्ति की ओर अग्रसर करिए। अरे गुरुजी अगर आपसे कोई इलाज कराना चाहे तो? हाँ, तो नंबर है ना, मेरा नंबर स्क्रीन पे है, इस पे कांटेक्ट करिए। इसी नंबर पे आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? इसी नंबर पे कांटेक्ट करिए। क्या अभी किया जा सकता है? हाँ करिएगा, क्लास एंड होने के बाद। वैसे कल करें तो उचित रहेगा, क्योंकि ये क्लास खत्म होने के तुरंत बाद हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, ताकि हमारे जितने भी साथी हैं सुबह जल्द से जल्द उठ करके, मतलब जो सुबह अपना स्वाध्याय करते हैं तो अपना सुन सकते हैं। तो ये है। और कोई प्रश्न है तो क्लास रिलेटेड रखिए। सुधीर जी क्लास को समाप्ति की ओर था जी। मेरा एक प्रश्न है जी कि घी, जैसे आपने कहा घी लेना, तो घी हम लोग कैसे लें? फिर खाने के साथ लें या ऐसे नॉर्मली ले सकते हैं? हाँ जी, देखिए घी कल पैसा है पंचगव्य इसका, कि इसका सेवन जो है सभी कर सकते हैं। अगर कोई समस्या नहीं है तो भोजन इसके जो है घी खाने का कई क्या करना चाहते हैं, घी का क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इसके आधार पे बहुत चीज़ें बताई गई है कि आपको सुबह खाली पेट पीना है, भोजन के साथ खाना है, भोजन में मिला के खाना है, भोजन से तुरंत पहले खाना है, भोजन के बाद खाना है, आपको दोपहर में खाना है, आपको शाम से पहले खाना है, रात को सोते समय। तो कंडीशन बता दिया गया है कि आपको क्या समस्या है, या फिर कोई समस्या नहीं है तो आपको किसको मजबूत करना है। आँखों के लिए, बालों के लिए, दिमाग के लिए अगर आपको चाहिए घी, आपको यूज करना है तो रात को खाइए। यदि आपको जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर, जॉइंट्स, घुटने आदि के ऊपर काम करना है, मजबूत करना है, तो आपको सुबह लेनी चाहिए। यदि संपूर्ण शरीर पे और गट हेल्थ के ऊपर काम करना है तो भोजन में मिला के खाइए। यदि घी नहीं पच रहा है तो मूर्छित घृत का प्रयोग करिए, या फिर मेडिकेटेड घी का प्रयोग करिए। आगे सिलेबस में है, तो हम चाहते हैं कि आज के क्लास जो है समाप्त किया जाए। अगर कोई और प्रश्न ना हो तो समाप्त करें। सुधीर जी आप कुछ
बोलकर और क्लास को समाप्त करिए। ठीक है, क्लास का समापन करते हैं। 9:11 हो गया है, तो इसी तरह से आज थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि आज रविवार था। तो कल से समय पर जुड़ते हैं, ठीक है। तो गुरदर्शन जी आप ये क्लास के समापन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। और भी कोई साथी का प्रश्न है तो स्क्रीन पे नंबर है, ठीक है, आप सभी लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, सभी साथी को म्यूट कर दीजिए। चलिए अब जो है सुधीर जी एक और सवाल था कि जैसे कि जो डोनेशन फी है वो पे करना है तो इसी नंबर पे करना है? हाँ जी, वो सब व्हाट्सएप आप करिए। हाँ, आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारा डिटेल भेज देंगे, है ना। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। शांति पाठ कर लेते। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते गुरुजी।